मैगजीन भी से प्रस्तुत जैविक खेती और विकास के बारे में जानकारी लेते हैं। जैविक खेती क्या है? भारत में जैविक खेती प्रणाली कोई नई नहीं है और प्राचीन समय से इसका पालन किया जाता आ रहा है। हमारे पूर्वज ही प्रणाली का इस्तेमाल करते थे। इसी कारण भारत कृषि प्रधान देश रहा है। जैविक खेती एक कृषि प्रणाली का एक तरीका है जो मुख्य रूप से भूमि पर खेती करने और इस नैसर्गिक तरह से फसलों को बढ़ाने के उद्देश्य है। यूरिया का उपयोग मिट्टी में केंचुओं को नष्ट कर देता है, जो मुख्य रूप से मिट्टी को रिसाइकिल करने के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार से रासायनिक उर्वरकों और सिंथेटिक खाद से होने वाले बड़े पैमाने पर हानि से भूमि बचाता जा सकता है। जैविक खेती जैसे कि जैविक कचरे, फसल, पशु और खेत अपशिष्ट, जलीय अपशिष्ट और अन्य का उपयोग करके मिट्टी को जीवित रखना और अच्छे स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण के अनुकूल प्रदूषण मुक्त वातावरण में स्थायी उत्पादन के लिए फसलों को पोषक तत्व जारी करने के लिए लाभकारी रोगों के साथ जैविक सामग्री। जैविक खेती पर संयुक्त राज्य अमेरिका के कृषि विभाग यूएसडीए की अध्ययन टीम की परिभाषा के अनुसार जैविक खेती एक ऐसी प्रणाली है जैसे कि उर्वरक, कीटनाशक, हार्मोन, फीड एडिटिव्स आदि के उपयोग से बचती है। जैविक खेती की जरूरत जनसंख्या में वृद्धि के साथ हमारी मजबूरी न केवल कृषि उत्पादन को स्थिर करना होगी बल्कि इसे स्थायी रूप से बढ़ाना होगा। वैज्ञानिकों ने महसूस किया है कि उच्च इनपुट उपयोग के साथ हरित क्रांति एक पठार तक पहुंच गई है और अब गिरते लाभांश की कम वापसी के साथ निरंतर है। इस प्रकार जीवन और संपत्ति के अस्तित्व के लिए प्राकृतिक संतुलन को हर कीमत पर बनाए रखने की जरूरत है। वर्तमान युग में उसके लिए स्पष्ट विकल्प अधिक प्रासंगिक होगा, जब ये एग्रोकेमिकल्स जो जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न होते हैं और नवीकरणीय नहीं होते हैं और उपलब्धता में कम होते हैं। इसका असर भविष्य में हमारे विदेशी मुद्रा पर भी भारी पड़ सकता है। भारत सरकार ने जैविक उत्पादन एनपीओपी के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम लागू किया है। राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रमाणित निकायों के लिए मान्यता कार्यक्रम, जैविक उत्पादन के लिए मानक, जैविक खेती को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। उत्पादन और मान्यता प्रणाली के लिए एनपीओपी मानकों को यूरोपीय आयोग और स्विट्जरलैंड ने अपने देश के मानकों के बराबर असंसाधित संयंत्र उत्पादों के लिए मान्यता दी है। इसी प्रकार यूएसडीए ने मान्यता के अनुसार एनपीओपी अनुरूपता मूल्यांकन प्रक्रियाओं को अमेरिका के समकक्ष मान्यता दी है। इन मान्यताओं के साथ भारतीय जैविक उत्पादों को भारत के मान्यता प्राप्त प्रमाणन निकायों द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाता है, जो कि आयात करने वाले देशों द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। ऐसे दिलचस्प सिद्धांतों से खेत, फलस्वरूप पक्षियों के आगमन, उपयोगी कीटों, जल संरक्षण और मिट्टी के स्वास्थ्य का रक्षण किया जा सकता है। आप रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर अपनी देशी गाय के गोबर और मूत्र का विशेष रूप से उपयोग कर सकते हैं, जिससे उसकी घूर्णन फसल की पैदावार लगभग दोगुनी हो जाती है। ये उनके द्वारा निर्देशित एक और दिलचस्प सिद्धांत हैं। जैविक खेती की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है मिट्टी के जैविक स्तर को बनाए रखना, मिट्टी की जैविक गतिविधि को प्रोत्साहित करके और यांत्रिक हस्तक्षेप से मिट्टी की दीर्घकालिक उर्वरता की रक्षा करना, मृदा सूक्ष्म जीवों की क्रिया द्वारा पौधे को उपलब्ध कराए गए अपेक्षाकृत अघुलनशील पोषक स्रोतों का उपयोग करके अप्रत्यक्ष रूप से फसल पोषक तत्व प्रदान करना, फलियों और जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के उपयोग के साथ साथ फसल अवशेषों और पशुधन खाद सहित कार्बनिक पदार्थों के प्रभावी पुनर्चक्रण के माध्यम से आत्मनिर्भरता बनाना, खरपतवार, रोग और कीट नियंत्रण, मुख्य रूप से फसल की परिक्रमा, प्राकृतिक शिकारियों, विविधता, जैविक खाद, प्रतिरोधी किस्मों और सीमित अधिमानतः न्यूनतम थर्मल, जैविक और रासायनिक हस्तक्षेप पर निर्भर करता है। पोषण, आवास, स्वास्थ्य, प्रजनन और पालन के संबंध में पशुधन का व्यापक प्रबंधन, उनके विकासवादी अनुकूलन, व्यवहार संबंधी जरूरतों और पशु कल्याण के मुद्दों पर पूरा ध्यान देना, कृषि प्रणाली के व्यापक पर्यावरण पर प्रभाव और वन्य जीवों और प्राकृतिक आवासों के संरक्षण पर ध्यान देना। परिस्थितियों में हमारी एकमात्र आशा है कि जहरीले रसायनों से रहित, स्वच्छ और पौष्टिक खाद्य फसलों को उगाने के लिए जैविक खेती को अपनाना। जैविक भोजन स्वादिष्ट होता है क्योंकि असली स्वाद वास्तव में संरक्षित होता है।
यह सकारात्मक परिवर्तन पूरी दुनिया को उलझा हुआ लगता है, क्योंकि आज हर गुजरते दिन के साथ अधिक से अधिक लोग जैविक खेती के सकारात्मक प्रभाव के बारे में आश्वस्त हो रहे हैं। वास्तविकता भारत में हरित क्रांति ने छलांग और सीमा से खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि की है। इसने अपने मद्देनजर उर्वरकों, कृषि शक्ति और पानी की मांग में वृद्धि की है। हम जितने अधिक रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं, उतने ही स्थिर मिट्टी की उर्वरता में गिरावट हो रही है। नतीजतन मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की सामग्री खतरनाक दर से घट रही है। इससे प्रदूषण भी होता है, जो अप्रत्यक्ष रूप से मिट्टी की स्थिति को और खराब कर रहे हैं। समग्र प्रभाव ने जानवरों, मनुष्यों के स्वास्थ्य और फसल उत्पादन पर इसका असर डाला रहा है। ये वास्तव में एक डरावना परिदृश्य है। इस विषय पर राजीव दीक्षित के वीडियो डिस्कशन में बताया गया है कि कैसे उर्वरक और कीटनाशक न केवल मिट्टी में जीवों को मारते हैं, बल्कि उन किसानों की मौत का कारण बनते हैं जो छिड़काव को संभालते हैं, जिससे कैंसर होता है और अन्य बीमारियों का शिकार होता है। उनके मार्मिक कथन कि पंजाब में भटिंडा नामक गांव में कीटनाशकों का अधिकतम उपयोग किया जाता है और कैंसर का प्रसार कैसे हुआ। हजारों कैंसर पीड़ित निवासियों को कैंसर संस्थान में ले जाने के लिए कैंसर एक्सप्रेस नामक ट्रेन शुरू करने की आवश्यकता है। बीकानेर, राजस्थान वास्तव में एक दुखद कहानी बताता है। अपने बच्चों को उर्वरकों के संपर्क में आने से रोकने या कीटनाशकों के बड़े पैमाने पर आवेदन के आसपास के क्षेत्र में भटकने के लिए सुनिश्चित करें। इससे कई रिकॉर्ड किए गए यूरोलॉजिकल साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, जिनमें समन्वय हानि, स्मृति हानि, दृश्य क्षमता में कमी, मोटर कौशल में कमी, उत्तेजनाओं के लिए प्रतिक्रिया समय में कमी और बहुत कुछ शामिल हैं। रासायनिक उर्वरकों के उपयोग के कारण मिट्टी की उर्वरता में कमी होती है। मिट्टी की उर्वरता उच्च गुणवत्ता और फसलों की अच्छी उपज के लिए एक बुनियादी आवश्यकता है, और रासायनिक उर्वरकों के व्यापक उपयोग से मिट्टी की सतह परत में मौजूद प्राकृतिक पोषक तत्वों के स्तर में गिरावट आती है, जिससे गुणवत्ता और प्रजनन क्षमता में और गिरावट आती है। इसलिए किसानों ने और भारत सरकार ने जैविक खेती को बढ़ावा देना चाहिए और भारत के मिट्टी को और देशवासियों को रासायनिक उत्पादन से बचाना चाहिए। थैंक यू फॉर लिसन मैगजीन BC।